नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ई-मैक्स पाठशाला में। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण पढ़ाने से पहले मैं एक बार बोल दूं कि झारखंड से संबंधित जो मैं वीडियो अपलोड कर रही थी वो भी समय समय पर मैं करते रहूँगी। कुछ बच्चों का डिमांड इच्छा है कि वो हिंदी व्याकरण पढ़ें, तो इसलिए मैं आज हिंदी व्याकरण आप लोगों को बताने जा रही हूँ। ये भी हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछी जाती है। हम लोग जानते हैं हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसके साथ साथ हमारा राष्ट्रभाषा भी है, तो इसलिए हिंदी से संबंधित प्रश्न तो आता ही है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण पढ़ने से पहले थोड़ी सी हम जानते हैं कि जो भी हम बोलते हैं उसे क्या कहेंगे, आवाज़ कहेंगे। आवाज़ को और क्या कर सकते हैं हम लोग, ध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यह देखा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई उसे क्या कहेंगे, ध्वनि कहेंगे। ध्वनि है, इस ध्वनि को ही क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। इस ध्वनि को ही क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं आ ई, ये सबसे छोटी इकाई है। इससे ज़्यादा छोटी इकाई और कोई नहीं है। तो इसे ही हम इस तरह से छोटी छोटी इकाई को हम लोग क्या कहेंगे, भाषा के ध्वनि। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि भाषा के सबसे छोटी इकाई जिसका खंड और टुकड़ा ना किया जा सके उसे हम लोग वर्ण कहेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक लिख रखा है कमल। कमल क्या है, देखिए कमल। कमल क्या है, ये कमल तीनों क्या है, अक्षर है। ठीक है, अब हम इसका तो खंडन कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। तोड़ेंगे कैसे, देखिए क में हलंत दे दिए तो आधा क जोड़ अ, क और आधा क और अ मिलके क्या बनता है, क बनता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग लिखेंगे आधा म जोड़ अ जोड़ आधा ल जोड़ अ। ये देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब इससे ज़्यादा हम लोग इसको तोड़ सकते हैं नहीं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। जैसे क अ म अ ल अ। ठीक है, ये आधा हो गया, इससे ये अलग हो गया, अब इससे खंडित नहीं हो सकता। तो हम लोग कह सकते हैं कि वह सबसे छोटी इकाई जिसके खंड और टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। क्योंकि ये खंडित है इसलिए इसे क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे। क्या कहेंगे, अक्षर। चलिए मैं कुछ आप लोगों को वर्क देती हूँ, जैसे कि नाविक, संगीत, ज़्यादा नहीं दूंगी, थोड़ा सा ही दूंगी, महाशय। इन तीनों का आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इसमें कितने अक्षर है और कितने वर्ण है। ठीक है, तो इससे आपका और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग जानते हैं, पढ़ेंगे क्या, हिंदी के वर्णमाला। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मोतियों को अगर किसी धागे में पिरो देंगे बहुत सुंदर से तो क्या बन जाएगा, मोतियों का माला। इसी तरह से वर्णों को भी व्यवस्थित रूप से जब इसे सजा दिया गया है, पिरो दिया गया है, तो उसे क्या कहेंगे, वर्णमाला, मतलब वर्णों का माला। तो हम देख सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला में हमारे क्या है, स्वर आते हैं और एक आता है व्यंजन। ठीक है, तो स्वर में क्या है, इसमें हम लोग जानेंगे कि वर्णमाला में कितने वर्ण है, वर्णों की संख्या कितनी है और स्वर कितने हैं, अयोगवाह कितना है और अयोगवाह कौन है और किसे कहा जाता है, मात्रा और व्यंजनों की संख्या, ये सब हम लोग इसमें आगे जानेंगे। हम लोग जानते हैं, सबसे पहले हम लोग जानते हैं हिंदी के वर्णमाला में वर्णों की संख्या। हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश में अगर देखा जाए तो कितना है अल्फ़ाबेट्स, 26। सबसे आसान तरीका, कहीं दिमाग नहीं लगाना है, ये तो सबको पता है कि इंग्लिश में कितना है, 26 लेटर है। ठीक है, इससे हम लोग
2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 52 मतलब 52। तो हमारे हिंदी के वर्णमाला में 52 वर्ण है, 52 वर्ण है। वो कैसे, वो आगे हम लोग देखेंगे। यही तो मज़ेदार है, यही तो मज़ा है हिंदी पढ़ने का। हिंदी पढ़ने का मज़ा क्या है बताइए, यही तो है कि आखिर कैसे इतना वर्ण हो गया है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। स्वर, स्वर में कितनी संख्या है ये भी हम लोग जानेंगे। तो पहले स्वर किसे कहते हैं वो परिभाषा मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। पहले हम यहाँ वर्ण जान रहे हैं। तो स्वर के वर्ण कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो यहाँ पर हम वर्ण कितने हो गए? 11। स्वर वर्ण कितना है? 11 है। अब हम लोग एक बार इसे देख भी लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना हो गया? 11। ठीक है, अगला है हमारा अयोगवाह। अयोगवाह कौन कौन है? अंग और आ। हम लोग हमेशा पढ़े हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आ। तो अंग आ जो है उसे क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह का अर्थ होता है ना तो वो स्वर में, ना तो वो पूर्ण रूप से स्वर होता है, ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन होता है, इसलिए इसे अयोगवाह कहा जाता है। अंग को अनुस्वर कहते हैं, अह को विसर्ग कहते हैं। चलिए, तो ये कितना हुआ? 2 हुआ। अब हम लोग जानते हैं मात्रा। मात्रा क्या होता है कि स्वरों को जब व्यंजन के साथ मिलाया जाता है तो स्वर का रूप में चेंज आता है, बदलाव आ जाता है। उस बदलाव को ही मात्रा कहते हैं। मान लीजिए हम क लिखते हैं क, तो क में कोई मात्रा हम लोग नहीं मिलाएंगे क्योंकि अ का कोई मात्रा नहीं होता है, अ का मात्रा नहीं होता है। तो इसलिए क में आ मिलाएंगे तो का, क में ई की मात्रा की, क में ई की मात्रा की, क में ऊ की मात्रा कु, क में ऊ की मात्रा कु, क में री की मात्रा, देखिए इसको री की मात्रा बोलते हैं। क में री की मात्रा क्री, क में ए की मात्रा के, क में ऐ की मात्रा कै, क में ओ की मात्रा को, क में औ की मात्रा कौ, और ये आता है क में अंग की मात्रा कंग और क में अह की मात्रा क। ये मात्रा क्या है? अयोगवाह है, इसलिए हम इसमें नहीं जोड़ेंगे। चलिए देखते हैं हमारी मात्रा कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितनी हमारी मात्रा हो गई? 10 मतलब 10। आगे हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन। ठीक है, तो व्यंजन के बारे में पढ़ने से पहले एक व्यंजन की संख्या का प्रॉब्लम आता है, मतलब प्रश्न आता है कि व्यंजन में कितनी संख्या है। तो इसमें चलिए हम लोग आगे जानेंगे किसमें कितना संख्या है। ठीक है, तो व्यंजन देखिए यहाँ क साथ में मिला हुआ है क्योंकि मैं इसका स्वरूप नहीं पढ़ा रही हूँ, प्रकार नहीं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अभी वर्ण है इसलिए इसमें क्या है? मिला हुआ क। तो चलिए देखिए क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये सब क्या है? स्पर्श व्यंजन है। क्या है? स्पर्श व्यंजन। मतलब क्या कि हमारे फेफड़ा से जो भी हवा निकलती है वो हवा निकलते वक्त हमारे मुंह के और वो जीभ के साथ जो निकल रही है हवा फेफड़ा से, वो हमारे मुंह के किसी न किसी भाग को छू रहा है, स्पर्श कर रहा है, इसीलिए क्या कहते हैं इसे? स्पर्श व्यंजन। देखिए क बोलिए तो देखिए कंठ से, तो ये एक और है यहाँ पर क को बोलते हैं क वर्ग। क वर्ग मतलब क्या होता है? ये पहला वर्ग मतलब होता है क्लास, ग्रुप, जिसको बोलेंगे ग्रुप। तो क का ये ग्रुप है, क, ख, ग, घ, अंग, तो इसको हम बोलेंगे क वर्ग। च को च वर्ग। नामकरण हम लोग करेंगे किससे? पहला वर्ण से करेंगे। ट का ट वर्ग बोलेंगे और त का त वर्ग, प का प वर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हर एक ग्रुप में 5 5 है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 25। ठीक है,
और ड और ढ का एक और वर्ण होता है इस तरह से, ड और ढ, इसे बोलते हैं उच्छिप्त वर्ण, जिसका उच्चारण करने में क्या होता है, हमारा जो जीभ है पहले ऊपर जाता है और झटके के साथ नीचे आता है, तो उसे बोलते हैं उच्छिप्त वर्ण। ठीक है, ड और ढ। तो ये हो गया +2, ओके, सॉरी 20 लिखा गया है 2, तो ये टोटल हो गया 27। और अगला जानते हैं अंतस्थ व्यंजन, य र ल व, तो ये कितना हो गया 4 अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन है, य र ल व। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन स स ह, ये भी कितने हो गए 4। ऊष्म व्यंजन जब हमारे मुंह से, जब फेफड़ा से जब आवाज़ आता है, हवा मुंह से निकलता है, तो हमारे मुंह में क्या होता है, घर्षण होता है। उस घर्षण के कारण क्या होता है, हमारे मुंह के अंदर गर्माहट आता है, जिह्वा में गर्माहट आता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। आप भी एक बार बोल के देखिए, स स ह। देखिए एक अजीब सा ऊष्मा हमारे सांसों में आ रही है, तो उसे क्या कहेंगे, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। अक्सर इससे प्रश्न पूछा भी जाता है। अक्ष, त्र, ज्ञ क्या है 4, ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन मतलब क्या होता है, इसमें 2 व्यंजन मिला हुआ है, जैसे कि अक्ष, अक्ष में मिला हुआ है और आधा क जिसमें अ नहीं है, और स, ये दोनों व्यंजन मिलके क्या बनता है, अक्ष। त्र आधा त और र, ज्ञ आधा ज और य, स्र आधा श और र। इस तरह से 2 व्यंजन मिलकर संयुक्त होकर एक व्यंजन का निर्माण होता है, तो इसे क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन। देखिए हमारे देखा जाए तो हमारा कितना है, स्वर है 11, अयोगवा 2, और फिर मात्रा को इसमें आप ऐड नहीं करेंगे। व्यंजन है हमारे 27 और अंतस्थ व्यंजन है 4, ऊष्म 4 और संयुक्त व्यंजन है 4। तो क्या ये सब मिलकर 52 हो रहा है? आप इसका गणना करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।